यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि भाई अगर मार्क्स टोटल के अंदर, यहाँ पर हमने एक डेटा डिज़ाइन करा कुछ स्टूडेंट्स का जिसमें हमें ग्रेड निकालने के लिए बोला कि अगर मार्क्स टोटल में अबव है 90 से, ठीक है 90 है या 90 से अबव है, तो आंसर में ए ग्रेड लिखा हुआ आ जाए। तो यानी कि टेस्ट किस में करा रहे हैं, टोटल अमाउंट में। तो आपको मैंने यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर 3 चीज़ें बताई थी, जिसमें पहला यहाँ पर नीचे दिखा रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले उस सेल का रेफरेंस जिसमें हमने अमाउंट को टेस्ट कराना है। अब यहाँ पर अमाउंट टेस्ट कराई जा रही है टोटल स्कोर के अंदर, और टोटल में क्या हो, अगर अमाउंट अबव है तो हमने लिखा ग्रेटर देन का साइन, अबव है यानी ज़्यादा है। अब ज़्यादा है को हम लिखते हैं ऐसे ग्रेटर देन का साइन से मोर देन का साइन, या फिर अगर वैल्यू उसके इक्वल भी आ जाए तो इक्वल टू का साइन लगा के हमने टाइप कर दिया 90। तो यहाँ पर देखो इफ़ का मतलब अगर टोटल में यानी कि F2 के अंदर क्या हो, अमाउंट ज़्यादा हो या अगर इक्वल टू हो जाए 90 के, तो कोमा लगा के आपको आंसर में क्या प्रिंट कराना है, ए ग्रेड। तो यहाँ पर हमने डबल कोट्स का साइन लगा के ए लिख दिया। और अगर कंडीशन मैच नहीं हो रही, यानी कि अगर उसको अमाउंट 90 से अबव नहीं मिलती लिखी हुई, तो सेकंड कंडीशन में उसने बोला कि भाई दोबारा से इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अब इस बार हमने जो वैल्यू टेस्ट करानी है ना, ठीक है, वो रखनी है 80 to 89 के बिटवीन रखनी है, मतलब 80 से 90 के बीच में रखनी है, जिसमें 90 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ 89 तक आंसर क्या हो, बी आ जाए। अब पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस पैटर्न उसमें फॉर्म में क्या रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर हमने जब फर्स्ट कंडीशन को टेस्ट कराया, अगर उसके अंदर अमाउंट 90 से बड़ी मिल जाती है तो ए बताया आपको। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम यहाँ पर ना इफ़ कंडीशन दोबारा से टेस्ट कराएंगे और फिर से हम टोटल का एड्रेस लिखेंगे। अब इस बार ना हम बट क्या करेंगे, वैल्यू को ना चेंज करेंगे, क्योंकि हमने क्या प्रिंट कराना है, बी ग्रेड। अब अगर मार्क्स कम होंगे तो ग्रेड भी तो धीरे धीरे लो होती जाएगी, जितने जितने कम होते जाएंगे। अब उसका भी क्राइटेरिया होगा कि आपके नंबर, आपकी स्कूल रिपोर्ट कार्ड में भी ऐसा ही होता था कि 90 से 100 के बिटवीन है तो 1 प्लस हो गया, या फिर 80 to 90 के बिटवीन है यानी 80 से 90 के बीच का मतलब 80 से लेकर 89 तक होता है ना, क्योंकि 90 या 90 से अबव पे तो ए प्लस दिया हमने, बट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं 90 या 90 से अबव पे क्या लिखा, ए। और सेकंड कंडीशन जब हमने टेस्ट करानी है ना यहाँ पर, तो 80 या 80 के इक्वल लिखना है। यहाँ पर आपने लेस देन साथ में 89 नहीं लिखना है, ऐसा कुछ भी अलग से। अब जब आप इस वैल्यू को टेस्ट करोगे, एक ध्यान से देखना कि भाई सोचने वाली बात भी एक छोटी सी है बिल्कुल। अब 80 या 80 से ऊपर अगर आप वैल्यू टेस्ट करा रहे हो और हम चाहते हैं कि अगर वैल्यू 80 या 80 से अबव है तो हम चाहते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ जाए, बी। तो यहाँ पर बी बोल रहा है, हमने लिख तो दिया बट ये चीज़ क्यों नहीं लिखा, एंड 89। अब 80 से ऊपर का मतलब 80 से ऊपर कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू, 89 तक ही जाएगी ना, क्योंकि अगर जैसी 90 होगी तो वो तो ऑटोमेटिकली यहीं पर आंसर प्रिंट हो जाएगा। अगर आंसर में उसको 90 या उससे अबव मिल गई वैल्यू, वो तो पहले ही प्रिंट कर देगा आंसर। जब कंडीशन पहले ही ट्रू हो जाती है तो नेक्स्ट पे तो वो जाएगा ही नहीं। अब फर्स्ट कंडीशन में हमने रखा ही क्या था कि 90 या 90 से अगर अबव होती है अमाउंट तो ए आ जाए, और यदि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब वो नेक्स्ट को चेक करे। अब 90 से अबव नहीं है तो इसका मतलब 90 से अगर कम है तो कितनी कम है वो, क्या वो 80 से 89 के बिटवीन है, और अगर है तो बी आ जाए। और अगर ये कंडीशन भी फिर से फॉल्स हो जाए तो दोबारा से फिर से टेस्ट कराएंगे इस बार। अब थर्ड कंडीशन क्या है, अब इसमें हमने इक्वल टू भी लेना है और 70 से अबव हो या 70 के अगर इक्वल भी है। अब 70 या 70 से ज़्यादा का मतलब 79 तक आंसर जाएगा ये सिर्फ, क्योंकि जैसे ही उसको अगर वैल्यू टेस्ट कराने पर 80 मिलेगी, अब वो तो 80 के इक्वल तो बी है, तो आंसर तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा।
तो कहने का मतलब यह कि आपको ये 79 जो इसमें दिखा रखा है ये टाइप करने की नीड नहीं होती, जस्ट आपको एक कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा लिखा जाता है बस। और एग्ज़ाम में बहुत बार ये कंडीशंस आती है सेम ऐसी इफ़ कंडीशन के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इफ़ कंडीशन दे दी आपको। पिछले साल का ही है, मार्च 2023 का ये एग्ज़ाम था ये। और कोमा में फिर डबल कोट्स में हमने लिख दिया सी आंसर। और फिर हमने दोबारा से अब चौथा इफ़ कंडीशन अब और अप्लाई करा, और इस बार टेस्ट कराया जब हमने अगेन टोटल अमाउंट को इसमें लिखा 60 या उससे अबव हो तो कोमा में आंसर में आ जाए डी। और अगर ये चारों कंडीशंस में से अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही तो अदरवाइज अब कोई ना कोई तो मैच करेगी। अगर इन चारों में से नहीं कर रही तो इसका मतलब अब इसने दे दिया कि भी अगर 60 से कम है, जितने भी बच गए यानी 60 से कम, अब उन सभी को फेल कर देना हमने। तो डबल कोट्स का साइन लगाकर एफ कर दिया फॉल्स पार्ट। चाहे तो अब आप फॉल्स पार्ट को ना, लास्ट वाला जो पार्ट होता है, आप उसको कोमा लगा के अदरवाइज में डायरेक्ट भी लिख सकते हो डबल कोट के साइन में, या फिर आप अगर दोबारा से इफ कंडीशन अप्लाई करके इफ लेस देन हो जाए 60 से, अब मैंने इक्वल ही लगाया क्योंकि इक्वल टू यहाँ पर हम दे चुके हैं, 60 वाले पे हमने क्योंकि डी प्रिंट कराना था। कोमा में अदरवाइज में फॉल्स होने पर एफ, और जितनी बार आपने इफ कंडीशन को ओपन किया उतनी ही टाइम से आपको ब्रैकेट भी बंद करनी पड़ेगी। या फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, डबल कोट्स का साइन बंद करने के बाद 4 ब्रैकेट ओपन हो रही हैं तो 4 बार बंद कर दो, 5 बार लग रही है तो 5 बार। अब आपको ना इफ काउंट करने की नीड नहीं है कि भाई कितनी बार लिखी, लास्ट वाली ब्रैकेट का कलर देख लेना ब्लैक हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो चुकी है आपकी। या तो लास्ट वाली ब्रैकेट का देख लेना कलर ब्लैक हो गया ना अगर, तो मतलब और हमें नहीं लगानी है। या तो फिर आप क्या करो, एक भी ब्रैकेट मत लगाओ, डबल एंटर दबा देना। अब एक बार एंटर तो समझ में आता है कि भाई फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए सेकंड एंटर होता है करेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए। इसमें पॉइंट लिखा है टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन यस, एंटर कर दो। फिर चाहे 2 ब्रैकेट बंद हो रही हो, चाहे 10 इफ है, 5 इफ है, अपने आप लग जाएंगी जितनी उसको नीड है। चेक करा देता हूँ, लगी ना सारी ब्रैकेट्स। या फॉर्मूला नोट करना चाहें कर सकते हैं, अभी कर देते हैं। हो जाएगा। तो आपने कहा कि इसके अंदर अमाउंट चेंज करके दिखा दो, लीजिए मैंने एक में लिख दिया, मैनुअल एंटर कर दिया 90 या 90 के अबव पे आपको क्या बताया था, ए ग्रेड आता है, आ रहा है 90। और जैसे ही मैंने नेक्स्ट में रख दिया 80 to 89 के बिटवीन, ठीक है 87 कर दिया, तो आंसर में बी 77 देख सकते हैं आप। और अगर मैं एक में लिख देता हूँ यहाँ पर 60 से कम, तो देखो मैच कर रही हैं, सारी काम कर रही है कंडीशंस। तो इस तरीके से हाँ जी, अगर आप खाली एफ लिख दोगे ना यहाँ पर, अगर ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको एक ब्रैकेट भी कम बंद करनी पड़ेगी और आप सीधा एफ लिख सकते हैं। जो मैंने सिलेक्ट किया है सिलेक्टेड पार्ट को हटा भी सकते हैं, यानी फॉल्स पार्ट जो लास्ट वाला बच जाता है ना, कि अगर इनमें से एक भी काम नहीं कर रही, एक भी मैच नहीं हो रही, तो अदरवाइज फेल तो आना ही। अब मैंने कोई एग्ज़ाम दिए, अगर मैं फर्स्ट नहीं आ रहा, सेकंड भी नहीं आ रहा, थर्ड भी नहीं आ रहा, अब मेरी रैंक आ गई बिल्कुल 0, ठीक है मैं फेल हो रहा हूँ, तो भाई अदरवाइज अब कोई ना कोई तो वो रिजल्ट आएगा ही मेरा।
तो उसमें क्या होगा कि अदरवाइज अगर 4 कंडीशन सेट करी A B C D, अब उनमें से कोई भी नहीं आ रही तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा उसके अंदर। एंटर कर दिया, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप ऐसे, आंसर तब भी ले लेना। और कोई असाइनमेंट के अंदर आपको कुछ डाउट पूछना हो पूछ सकते हैं। 22 नहीं, बताओ। ये जो सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन है ये कहाँ? सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का जो ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा स्कोर 1 के ऊपर, या किसी भी एक सेल पे क्लिक कर लिया, अलाइनमेंट सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ से क्लिक करने पर यहाँ पे लिखा है ना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, टेक्स्ट के अंदर यहाँ से आप कर देना, ठीक है जी। हाँ जी, 13 नंबर 30, ओके जी। कौन से वाला इसमें? हाँ जी, तो इसमें A और B इंडिविजुअल निकाल दे या कंबाइन? नहीं, कैसे पता लगेगा? एवरेज का एवरेज। नहीं, जैसे आप A और B की कंबाइन होती है, जैसे आप मार्क्स के ऊपर निकालते हैं ना, एवरेज का कॉलम ना सब्जेक्ट सारे, तो यहाँ पर A और B को मान के चलिए इंग्लिश या हिंदी का सब्जेक्ट है, तो दोनों रही जाएंगी एक साथ, एक ही सिंगल कॉलम क्रिएट होगा उस किसके लिए, A और B की इंडिविजुअल निकालनी। इंडिविजुअल। फिर आपको नीचे बोलेगा कैलकुलेट द एवरेज, ठीक है। अगर नीचे का ना बिलो ऑफ रो, तो नीचे अगर रो में कह रहा है तब आपको यहाँ पर इसके नीचे, तो आप इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसकी अलग इसकी अलग, तब ऐसा होगा जब आपको नीचे बोला जाता है। जब आपको राइट में बोला जाता है, नीचे बोला जाए तो यहाँ पर एवरेज अलग अलग सेपरेटली निकलेगी। राइट में अगर कॉलम्स में कहता है ना, तब आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी इन दोनों की एक साथ एवरेज के ही अंदर। इसमें तो बताते हैं सर कि A का वो के निकालने हैं। इसके अलावा एक 22 में बता रहे हैं खाली परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज। हाँ जी, अब इसमें जो आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे ना इसके अंदर, इस अमाउंट को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इस अमाउंट को आपने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, सीरीज में माइनस साइन आ रहा है डिक्रीज वाला, तो एब्सोल्यूट यूज करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि टाइटल में दे ही नहीं रखा एब्सोल्यूट, तब नहीं करेंगे। अगर हेडिंग में लिखा होता तब आप कर सकते हैं। फिर माइनस यू रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल रहेगा। अब उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों निकालने हैं। और सर जैसे इसमें एक कॉलम पे लगाना दे रखा कोई फॉर्मेट, तो ये ईयर वाइज पॉपुलेशन भी सिलेक्ट हो रहा है सर, मल्टीपल। एक मिनट मैं रिकॉर्ड बना लूँ। सर वर्ड में तो कहाँ से आएगा? हाँ जी, करा रहे हैं ऑप्शन। अब इस टॉपिक में बोल रखा है, ध्यान देंगे सभी। इंक्रीज और डिक्रीज। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपको ना जैसे पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है कि ईयर 2023 के अंदर किसी कंट्री की पॉपुलेशन आपको यहाँ पर रिकॉर्ड दे दिया गया कि इतनी थी, जो कि नेक्स्ट ईयर बढ़ के कुछ इतनी होगी। अब हो सकता है कि कुछ कंट्रीज़ में कम हुई हो या फिर बढ़ गई हो, तो ये पता कैसे चलेगा, डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे अभी जो करंट वैल्यू है, ठीक है, करंट ईयर की, उसमें से माइनस करेंगे प्रीवियस वैल्यू को और ड्रैग कर देंगे नीचे। अब यहाँ पर जैसे कंट्री की, एक कंट्री की लैंग्वेज, यहाँ पर पॉपुलेशन इतने लोगों की कम होगी वहाँ पर, यानी इतने लोग वहाँ पे कम हो गए। इसका मतलब कितने परसेंट लोगों कम हो गए, परसेंटेज में आंसर देना अब आपने। यहाँ पर तो आपने जो डिफरेंस कैलकुलेट किया
कितने लोगों की वैल्यू कम होगी। अब आपने इस अमाउंट को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, इक्वल टू डिफरेंस वैल्यू जो आपने निकाली है ना, इस वैल्यू को आपने डिवाइड करना है आपकी बेस वैल्यू से, जो आपकी 2023 वाली है, पुरानी वाली वैल्यू से, और इनटू में 100 या परसेंटेज का साइन लगा दो, एंटर कर दिया और ड्रैग कर देंगे। अब इसमें यहाँ पर दिखा रहा है 59,000 का मतलब 13.12%। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। या फिर अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम हुई है तो नीचे यहाँ पर माइनस का साइन भी दिखा देगा आपको। हो सकता है कि आपने कभी कैलकुलेशन किया किसी रिकॉर्ड के अंदर और वहाँ पर आपको ना माइनस में अगर अमाउंट दिखा रहा है ना, कई बार आपको माइनस की जगह पे ब्रैकेट्स में दिखाता है अमाउंट, तो वो आपका रोंग नहीं है। ठीक है, कुछ वर्जन्स के अंदर आपको कई बारी ब्रैकेट लगी हुई दिखा देगा, तो मतलब आप उसको रॉन्ग मत समझना। इट मीन्स वो माइनस में जा रही है, यानी कि आपकी वैल्यू अगर नेगेटिव में जा रही है तभी ऐसा होता है बहुत बार। 24 हम बताइए। हाँ जी, 24 हाँ जी। उसमें आप फिर ये वाली जो रो है ना, ये वाली जो रो है, जब दोबारा रीड्रॉ करते हैं ना, तो ये वाली रो मत कॉपी करना। पहले आप इतना कॉपी पेस्ट करके सॉर्टिंग कर लेना नीचे। जब सॉर्टिंग हो जाए फिर आप इस रो को ना अलग से कॉपी पेस्ट कर लेना, तब आपका सॉर्टिंग होगा फिर, क्योंकि फर्स्ट रो को वो हेडिंग कंसीडर करता है और यहाँ पर हेडिंग्स 2 हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी सेकंड रो भी उठ के नीचे आ जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी फिर। यही रीज़न है। कई बार ना सिलेक्शन वाला जो पार्ट है ना, वो आपका बहुत बार गलत कर देता है और कई बार तो होता ही नहीं। और इसलिए ये चीज़ ना हम सिलेक्शन वाला पार्ट जो है एग्ज़ाम्स के लिए नहीं कराते हैं कभी भी, ताकि गलती ना रहे। अब कई बार हो जाता है और कई बार नहीं होता है, तो इसके लिए सॉर्टिंग के लिए आपको ना जो हेडर रो फर्स्ट वाली है, इसको आप बाद में बना दो अगर डेटा सॉर्ट कर रहे हैं तो। यानी जब आप दोबारा से रीड्रॉ करेंगे नीचे, तो आपने उसके अंदर इतना डेटा उठाना है पहले, और सॉर्टिंग करके ऊपर बाद में 1 2 3 वाली रो बना दो। उसके लिए सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती सॉर्टिंग के लिए, सिंगल क्लिक करना हमेशा। मैं पॉइंट बता देता हूँ, गलती मत करना इस चीज़ के ऊपर। हाँ जी, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो, मैंने तो शुरू पर से भी किया, नीचे से लेके मतलब छोड़ हुआ है। एक असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, फिर ऊपर बड़ा नहीं करना ना, वहाँ पे से नहीं करना। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि ड्रॉ द टेबल इन एक्सेल शीट। अब आपने टेबल बनानी है, आपको 3 कॉलम दे रखे हैं बनाने के लिए। जिसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भी आपको ना टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि टोटल कितने वेटर्स हैं, किस होटल के अंदर कितने वेटर्स हैं, रूम वेटर कितने हैं, लॉन्ज वेटर कितने हैं। तो उसके लिए आपको टोटल कैलकुलेट करने के लिए कॉलम नंबर 4 भी क्रिएट करना है। और आप जब इस रिकॉर्ड को डिज़ाइन करेंगे ना, इसमें देखो ऊपर वाली जो फर्स्ट हेडर हो हमारी 1 2 3 लिखा हुआ है, साथ में डॉट भी लगा रखा है और सभी वैल्यूज़ आपकी लेफ्ट में भी शो कर रहा है। तो आपने इसके अंदर क्या करना है, सेलेक्ट किया रेंज को, यहाँ पर लिखा हुआ जनरल, ऑप्शन पे जाके आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके टेक्स्ट कर देना, क्योंकि बिना टेक्स्ट किए अगर आप इसमें 1 के साथ डॉट या फिर 1 से पहले 0 लगाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब मैं इसमें 1 डॉट या 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा है। और जैसे मैं सेल के बाहर क्लिक करता हूँ, इन सभी सेल्स के ऊपर ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल भी आता है। अब बात करें भाई ये चीज़ कैसे आ गई, क्योंकि हमने जब सेल का फॉर्मेट बदला ना टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ना एक एरर टाइप में आ गया एरर, पर ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा। और अगर आपको हटाना नहीं भी आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके मार्क्स नहीं कट होते। बट एक होता है कि नहीं हमें तो हटाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, रेंज को सिलेक्ट करो, 5 सेल्स को। यहाँ पर देखो साथ में एक येलो शेप कलर का आइकन आ रहा है, वार्निंग एरर,
आप इस आइकन पे जब क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा इग्नोर एरर का, हटा देना, हट गया। एक चीज़ और भी बताता हूँ, इसी का एक सिमिलर पॉइंट है इस एरर टाइप में। मैंने एक सेल पे क्लिक करा और गलती से ना, जैसे मेरे को क्या करना है यहाँ पर इसका ना रिबन ऑन ऑफ करके देखना है। मान लो आपका रिबन हाइड हो गया या पहले से आपको हाइड मिला और उसकी शॉर्टकट की आपको बता रखी है Ctrl+F1, ठीक है ना, शोर हाइड के लिए। या मैंने आपको एक और शॉर्टकट की बताई थी प्रिंट प्रीव्यू के लिए भी, Ctrl+F2। अब आपने क्या करा, गलती से ना इन दोनों की जगह पे ना कई बार बच्चे इसको यूज़ करते हैं। अगर आपने गलती से शिफ्ट के साथ में F2 दबा दिया, प्रेस करना था Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, कर दिया शिफ्ट F2, तो क्या हुआ, इसके ऊपर एक ना आपको एक बॉक्स स्क्रीन पर अपीयर होगा। इस बॉक्स का यूज़ क्या होता है, ये एक्चुअल में है क्या चीज़, ये एक कमेंट बॉक्स है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, टू ऐड ए नोट अबाउट सम पार्ट। किसी भी सेल के ऊपर अगर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना हो उसके बारे में अबाउट में, बट इसका यूज़ एग्ज़ाम से कोई भी लेना देना नहीं है इस ऑप्शन का। इसका जस्ट एक जॉब्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, जॉब फील्ड के अंदर इसका यूज़ होता है, एग्ज़ाम के अंदर कोई इसका काम नहीं है। तो अब इसको डिलीट कैसे करेंगे, बात यहाँ पे आती है। अगर आपसे कभी भी ऐसा कुछ हो जाए ना, और यहाँ पर देखो बार क्लिक कर रहा हूँ, रेड कलर का आइकन आ रहा है इसके ऊपर, डिलीट कैसे करेंगे, सेल के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, इसी सेल के ऊपर राइट क्लिक करने पर नीचे ऑप्शन आएगा डिलीट कमेंट के नाम से। और अगर आप कोई नए वर्जन में काम कर रहे हो तो ऑप्शन का नेम आपको कमेंट नहीं, NOTE नोट के नाम से लिखा हुआ मिलेगा फिर, ठीक है, कमेंट या नोट। तो आप इसको क्लिक करके आप डिलीट कर देना। आप कई बार मैंने ये भी देखा कि भी आप अलग से ना एक्स्ट्रा बॉर्डर छोड़ देते हो, बाहर ऑन करके रख दिया, ये चीज़ें मत करो अलग से एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग। या कई बार देख चुका हूँ कि अलग से शेडिंग भी दे रखी होती है साइडों पर, अलग से आप मत दो। और असाइनमेंट्स अभी भी आप में से कुछ के बस फॉर्मेटिंग में ये दिक्कत देखने को मिलती है, एक तो टाइपिंग की मिस्टेक्स, दूसरा आप फर्स्ट पॉइंट बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई स्टार्ट टेबल एट सेल A11 कह रहा है, A3 कह रहा है। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखो, नहीं तो एक ऑप्शन की वजह से आपके 2-4 ऑप्शन और भी गलत हो सकते हैं फिर, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन को आप ज़रूर चेक करो अच्छे से कि भाई आपको ऑप्शन में अगर लिखा हुआ दे रखा है कि टेबल आपको A3 सेल से बनानी है या A11 है, B11 है, तो ये पॉइंट ज़रूर पढ़ो। हम अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ इतना सा पढ़ लिया, क्रिएट ए टेबल, बस आगे नज़र लेकर ही नहीं गए, सीधा सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है नीचे बहुत बार। आगे बढ़ते हैं। इसी में मैंने सेलेक्ट ऑल करा, ऑल बॉर्डर्स दे दी यहाँ से। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अब फर्स्ट इसके अंदर तो बोल दिया भाई टोटल निकालना है वेटर्स का, ठीक है, अंडर द क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला टेबल बना दो, आपने टेबल बना दी। उसके बाद कह रहा है टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है, किस टेबल के अंदर, इसी जो आपने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन परफॉर्म करा। देन क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिफरेंस भी निकालना है आपको इसके अंदर सभी वेटर्स का, ठीक है, जितने भी दे रखे हैं आपको रूम या लॉन्च वेटर के अंदर। अब डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 5। तो कॉलम नंबर 4 में तो हम निकाल लेते हैं पहले टोटल, और नेक्स्ट में आ जाएगा डिफरेंस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप हेडिंग का नाम पूरा लिख सकते हैं, डिफरेंस। और टोटल के लिए मैंने ना इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करा, और ऊपर से यहाँ से एक ऑटो सम का ऑप्शन है, चाहे ऑप्शन पे क्लिक करो या शॉर्टकट आपको दिखा रहा है ऑल्ट इक्वल, ऑटो सम कर दिया। इसके बाद आता है डिफरेंस इक्वल टू रूम वेटर में से आप यहाँ पर माइनस कर दो। मैंने यहाँ पर माइनस करा, इक्वल टू रूम माइनस में लॉन्च, ताकि डिफरेंस निकल कर आ जाए, और ड्रैग कर देंगे। 3 पॉइंट इसके हो गए कंप्लीट। चौथे ऑप्शन में कहता है नाउ रीड्रॉ द टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट बोल रखा है, और आपको मैंने ये बता रखा है पहले भी कि अगर आप एक शीट से ज़्यादा शीट पे अगर आप काम करते हो, यानी कि कहने का मतलब है अगर आपने एक से ज़्यादा पेजेस का डेटा टाइप कर रखा है या एक से ज़्यादा शीट पे अगर डेटा टाइप कर लिया ना, तो आपका डेटा मल्टीपल पेजेस पे अगर जा रहा है तो आपका जो एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं फिर,
आपका कंटेंट एक ही पेज पे आना चाहिए कंप्लीट, ठीक है, पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए कंटेंट। और एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि भाई टेबल डेटा जो हमें दिया जाएगा तीनों एप्लीकेशंस के अंदर, जिधर जो भी डिज़ाइन करने के लिए हमें मिलेगा असाइनमेंट, कि वो पेज से बाहर जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर जा रहा है वो टेम्परेरीली जा रहा होगा। जब आपके नीचे टास्क कंप्लीट होने वाले होंगे तो वो कुछ ऐसे ऑप्शंस देगा नीचे कि जिससे कि आपका कंटेंट सिंगल पेज पर फिट हो जाएगा। और इसी में अब कह रहे हैं भाई टेबल को दोबारा से ड्रॉ करना है सेपरेट शीट पर, कह रहा है। अब मैंने तो आपको बताया कि सेपरेट शीट का मतलब ये तो सेकंड पेज बन जाएगा फिर। अब ऐसा ही सेम ऑप्शन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी बोल रखा है कि रीड्रॉ करने के लिए, 2 बार और बोल दिया। एक बार फर्स्ट पॉइंट में बोला ड्रॉ द टेबल, फिर एक चौथे और 5वें का मतलब सेपरेट का मतलब वैसे तो 3 टेबल 3 अलग अलग शीट पे कह रहा है। लैंग्वेज के हिसाब से चले तो हमें तो अलग अलग पे कह रहा है बनाने के लिए, पर आपको शीट 2 या शीट 3 पे नहीं बनाना इस असाइनमेंट को। सेम शीट पे आपने नीचे कॉपी पेस्ट करके नीचे ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर आपने नीचे बना दिया तो 3 पेज बनेंगे और असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर हमें। और जिन बच्चों का ये असाइनमेंट आया था 3 अलग अलग शिफ्ट्स में आया था और तीनों में बस कंटेंट डिफरेंट था, चीज़ें सारी सेम दे रखी थी, बस आपने करे भी होंगे आप में से कुछ ने। तो ऐसे टोटल 3 असाइनमेंट्स आ रखे थे, अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग कंटेंट था बस। और अब इसको क्या करना है आपने, पहले 3 कॉलम्स को ना, जब इसमें क्वेश्चन में कहता है कि भाई रीड रो द टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट, और जिसमें आपको शीट ड्रॉ करने के बाद डेटा को शो करना है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लॉन्ज वेटर्स। तो आप दोबारा डेटा टाइप बंद करो, कॉपी कर लो, पूरी कंप्लीट टेबल कॉपी नहीं करनी, जितनी आपको 3 कॉलम में दे रखी है ना टेबल, सिर्फ उतनी ही आपको 2-3 रोज का गैप छोड़ के आप नीचे पेस्ट कर दो। पर जैसे ही अब मैंने पेस्ट करा, पेस्ट होने के बाद अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, सॉर्टिंग करनी है लॉन्ज वेटर कॉलम के अकॉर्डिंग। तो कभी भी सॉर्टिंग ना आप गलती मत करना, बहुत बार बताता हूँ ये चीज़। और पहला पॉइंट यही रहता है कि आप सॉर्टिंग के लिए ना कभी भी सिलेक्शन मत करना, सिलेक्शन मत करना। अगर मैं आपको सिलेक्शन वाले तरीके से अगर करवा भी दे दूँ ना, इस चीज़ के लिए ना कभी श्योरिटी नहीं होती, कोई गारंटी वगैरह कुछ भी नहीं होती कि ये प्रॉपरली काम करेगा, ये करेगा। बहुत बार ये गड़बड़ करेगा फिर सिलेक्शन वाला। और अगर कई बार करता भी है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो आपने सिलेक्ट किया ना लॉन्ज वेटर, कभी भी सिलेक्शन मत कर देना। सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर क्यों नहीं करना, आपने खाली इसकी वैल्यूज़ को थोड़ी ना सॉर्ट करना है। अब ये जो 83 लॉन्ज वेटर की वैल्यू है, ये कौन से होटल की है, ताज होटल की है। अगर आप इन्हीं वैल्यूज़ को अगर ऊपर नीचे शिफ्ट करेंगे तो ऐसे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी भाई। 83 अगर मैं इसमें कर दूं भाई सबसे कम वेटर किस होटल के अंदर है, लॉन्ज वेटर में, उसकी वैल्यू ऊपर आ जाए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, तो मतलब उसका डेटा उस होटल का रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ जाए जिसके लॉन्ज वेटर, लॉन्ज डिपार्टमेंट में वेटर सबसे कम है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कहने का। तो खाली इन वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करने का मतलब नहीं है। अगर आप मान के चलिए, मैं जैसे साइड पे लिख रहा हूँ 79 को अगर ऊपर ले आओगे असेंडिंग ऑर्डर वाइज, और अगर ये ऊपर आ रही है तो आपका रिकॉर्ड गलत हो जाएगा, ये मत कर देना कभी भी। तो जस्ट एक सिंगल क्लिक करा मैंने सॉर्टिंग के लिए, सॉर्टिंग पे जाके जैसे ही मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग का मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो मैंने जैसे ही ओके करा, अब देखो बहुत बार ऐसा भी होगा आपके साथ भी कि आपकी ना हेडिंग रो जो सेकंड नंबर पे थी वो भी नीचे उठकर आ गई, क्योंकि हेडिंग तो वो सिर्फ फर्स्ट रो को कंसीडर करेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हेडिंग हमारी 2-2 लाइंस के अंदर है, तो आप फर्स्ट वाली रो को सिलेक्ट करो, इसको क्लियर कर दो, इसको बना देना बाद में। जब आपने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था ना, तो आप स्टार्टिंग से क्या करो, इतनी ही इसको कॉपी पेस्ट करना और लॉन्ज वेटर में सिंगल क्लिक करके सिलेक्शन नहीं करनी, ध्यान रखना। जब भी किसी कॉलम फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करने के लिए बोलता है, उस कॉलम में सिर्फ आपको सिंगल क्लिक करना है सेल के अंदर, और फिर आपको सॉर्टिंग पे जाकर
अभी भी यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि हेडिंग रो क्या हो रहा है, उठ के नीचे आ रही है, बट हमें हेडिंग तो ऊपर ही रखनी है। अब हेडिंग थोड़ी ना सॉर्ट करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, सॉर्टिंग में एक और ऑप्शन अब आता है कस्टम सॉर्ट के नाम से। कस्टम सॉर्ट पे जब क्लिक करेंगे, अब देखो इसमें ना कस्टम सॉर्ट में भी गड़बड़ कर रहा है। हेडर ऑन है फिर भी इसको क्या कर रहा है, तब भी सॉर्टिंग कर रहा है। आप रो नंबर 9 को डिलीट कर दो। अब आप लॉन्च वेटर पे जाके सॉर्टिंग कर दो, सॉर्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि उसकी जो फॉर्मेटिंग थी ना, हमने डेटा को तो डिलीट कर दिया, पर जो सेल का फॉर्मेट था ना, वो तब भी वो वहाँ पर स्टोर रह गया उसकी मेमोरी के अंदर। तो ऐसे में आप क्या करो, कभी भी आपको सॉर्ट करना हो इस तरह के कंटेंट के अंदर, तो आप स्टार्टिंग से ही सिर्फ एक हेडिंग पहले ड्रॉ करके फिर आप डेटा को सॉर्ट कर लो, देन ऊपर। हाँ, अगर मर्ज वाली रो होती ना फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मर्ज वाली रो थी तब कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती, पर अगर बिल्कुल सिंगल सिंगल सेल में हेडिंग्स हैं तब आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाता है। हाँ जी, सिर्फ सिंगल एक पे ही करना है, बस एक के ही थ्रू होता है। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर मैं कॉलम वाइज हम चूज करते हैं और रो कंप्लीट उठ के ऊपर नीचे जाती है। जब यहाँ पर देखना, मैं एक डेटा ले रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट का नाम है राम। अब इसने पेपर दिए तो कुछ इतने नंबर आ गए, टोटल आ गए, परसेंटेज निकालनी है। अब ये हमारे पास आ गई परसेंटेज, सॉरी इसमें अब एक रिकॉर्ड है हमारे पास। यहाँ पर हम चाहते हैं जिस बच्चे के नंबर टोटल में सबसे ज़्यादा है ना, उसका रिकॉर्ड सबसे टॉप में आ जाए। जिस बच्चे के मार्क्स टोटल में सबसे ज़्यादा हैं उसका रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ जाए। क्या करेंगे, अब सबसे ज़्यादा किसके, सिया के मार्क्स हैं, सिया के नंबर है ना। अब 310 ये किसके नंबर है, सिया के हैं। अब अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो टोटल वाले कॉलम सेल्स को, खाली इसको सिलेक्ट करके आप सॉर्टिंग कर रहे हो कर, और मैंने कर दिया कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, और सॉर्ट करने पर इसके अंदर मैंने कर दिया डिसेंडिंग, क्योंकि लार्जेस्ट अमाउंट ऊपर ले रही है ना, मैंने असेंडिंग कर दिया था। मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी नहीं उठा रहा। ऐसे ही होता है 4-5 बार करने के बाद। देखो अब इसमें भी नहीं उठा रहा। अब आपको मैंने बताया था कि भाई सिलेक्शन वाले पार्ट से मत करना। अब इसके अंदर सॉर्टिंग भी नहीं उठा रहा। दूसरा ये, अब ना तो ये सेंडिंग कर रहा है ना डिसेंडिंग करने दे रहा है। और कई बार क्या होगा, अब जैसे मैंने बोला ना कि भाई जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, तो ऐसे में क्या होगा, अगर सिलेक्ट करके कर दो ना, आपकी खाली ये वाली वैल्यू 310 ऊपर चली जाएगी। यानी टोटल तो था 310 किसका, सिया का, और चला गया ऊपर, तो कैलकुलेशन 310 तो उसी के आगे आएगी ना। एक बार पूरी टेबल को सिलेक्ट करके लो सिलेक्ट ऑल, सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्ट पे गए। अब यहाँ पर आप चूज कर लो। आपको झंझटों में नहीं पड़ना, सारे पजल हो जाओगे, ऐसी ऐसी चीजें करोगे। आपको बस इतना करना है, और चीजों में मत पड़ो। आपको बस, जब मैंने बोला कि भाई आपको अगर बोला हुआ है रिकॉर्ड में भाई जिस कॉलम का नाम उसमें दे रखा है सॉर्टिंग में, आपने जस्ट एक सिंगल क्लिक करके उसमें सिंगल क्लिक, कौन सी फील्ड में जिस फील्ड का नाम लिखा हुआ आ जाए,
आपने स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट बस चूज़ कर लेना, असेंडिंग डिसेंडिंग, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो जिसके जो नंबर है वो तो वही रहेंगे ना। अब देखो पूरी रो ऊपर नीचे शिफ्ट हुई, 310 सी आगे थे तो ऊपर है, या खाली 310 ऊपर लेकर जाने थे, नंबर गलत नहीं होंगे। अब अगर किसी बच्चे ने क्लास में टॉप करा, ठीक है, चाहे वो बच्चा लास्ट में बैठता था चाहे रोल नंबर लास्ट में था, अब खाली उसके नंबर थोड़ी ना ऊपर शो करेंगे, हाईएस्ट नंबर कंप्लीट रिकॉर्ड ऊपर जाएगा। पूरा सेलेक्ट करके अगर नहीं करना। बोलते हाँ जी। बीच में बोला हमारे हम्म, पूरा सेलेक्ट करके आंसर जब सॉर्ट करें आंसर तो गलत तो नहीं होगा ना सर, बिल्कुल नहीं करना। उसके लिए ना आप देखो यहाँ पर क्लिक है, एक चीज़ देखना, अब कर्सर आपका कहाँ पे है, साइंस में। आप कह रहे हो भाई सिलेक्ट ऑल करा, मैंने कर्सर कहा था साइंस में। अब आपने यहाँ पर कस्टम सॉर्ट पे गए ना, तो यहाँ पर अब आप अगर चूज़ करना पड़ेगा फिर। मतलब चूज अब करने से हाँ सही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कर सकते हो। फिर चाहे सेलेक्ट करो या ना करो तब भी उठा लेगा इस तरीके से। तो कस्टम में क्या होता है, अगर टेबल डेटा में सिंगल क्लिक भी है ना, तब आप यहाँ से चूज़ करके भी कर सकते हो कौन सी फील्ड के हिसाब से करना है। सर ये चीज जब भी एप्लीकेबल होगी जब ऊपर कंट्रोल सेलेक्ट हाँ जी। टेबल सेलेक्ट Yes. ठीक है, ठीक है। सर हो गया।